फर्स्ट, भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट का तात्पर्य है, मैं आपको समझाना चाहता हूं उसमें कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अर्थात ये हमारा पूरा भारत हो गया, उसमें जो भी राज्य है और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे क्या हो गए, वो भाग फर्स्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भाग फर्स्ट कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये बात भाग फर्स्ट में कही गई है। अब मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल मैं इसको दे सकता हूं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। उसके बाद में भाग 2। भाग 2 में राज्य हो गया और आपका संघ शासित क्षेत्र हो गए। तो राज्य तो अपन ने दे दिया कि सब भाग उसमें राज्य हो गया, लेकिन राज्यों के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, नागरिकता भी चाहिए के लिए। तो सबसे दूसरी सी कंडीशन है कि राज्य के लिए नागरिकता का होना भी आवश्यक है। तो लोगों को क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। तो भाग 2 में क्या हो गया बच्चों, नागरिकता हो गया। उसके बाद में भाग 3 की चर्चा करना चाहता हूं। जब 1 में राज्यों का जिक्र हो गया, 2 में नागरिकता का जिक्र हो गया, तो नागरिकता को दे दी, तो नागरिकता के बाद में उनको अधिकार भी चाहिए ना। तो अब भाग 3 में हम मौलिक अधिकार क्या दे देंगे उनको, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो अब 12 से लेके 35 तक। इसमें नागरिकता में 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक नागरिकता, और 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स तथा मौलिक अधिकार। उसके बाद में मौलिक अधिकार भी दे दिए। तो अब अधिकार के बाद में क्या है भाई, अब लोक अधिकार दे दिए भाग 3 में। तो भाग 4 में अब सरकार के कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो उसको क्या है, डीपीएसपी क्या है, अर्थात डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेशन। अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट पीपल्स, अर्थात नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब ये सरकार के लोगों को अधिकार देगी। उसके बाद में सरकार के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं लोगों के प्रति, तो वो डीपीएसपी में आ गया आपके भाग 4 में। उसके बाद में भाग में अनुच्छेद की बात करूं तो 36 से 51 की चर्चा यहाँ पर की गई है। याद रहेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। अब भाग 4 में सरकार ने भी लोगों को लोगों के भले के लिए भाई कौन से कानून आपके लिए क्या क्या रियायत दी जाएगी, ये भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अब लोगों का नंबर है कि भाई लोगों को सरकार से क्या अपेक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। तो भाग 4 की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, भाग 4 क्या। तो अब लोगों का भी कुछ ड्यूटीज बनती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मौलिक कर्तव्य। इनकी संख्या बच्चों 11 बताई गई है, और ये आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, एक समिति है, उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है, स्वर्ण सिंह समिति 1957 में स्वर्ण सिंह समिति गठन किया गया था। पहले इसने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, बाद में देखा जाएगा। इसने 8 मौलिक कर्तव्यों की परिस्थिति बाद में इसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद में सरकारें आई हो गई। उसके बाद में अवसर 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति को उठाया और उन्होंने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट को लागू करो। उसके बाद में संविधान संशोधन सरकार ने किया, तो उसके बाद में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। उसके बाद में इसमें एक और डिवाइड किया गया, 11 मौलिक कर्तव्य। वो अवसर आया, अटल बिहारी जी आपको पता है
एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री माने गए हैं हमारे भारत के, तो वो कुछ नया करना चाहते हैं। तो वो बेचारे क्या है कि बच्चों के प्रति वो थोड़ी सी दया भाव रखते थे कि भाई बच्चे इस देश के भविष्य है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 1998 में विस्फोट करके भारत को दुनिया की महाशक्ति बना दिया था। तो 2002 में वो अवसर आया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 2002 में 86 संशोधन अधिनियम पारित किया और 11 मौलिक कर्तव्य अर्थात काका, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कहा गया कि आप तो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजो, बाकी उनके बस्ते की, उनके भोजन की व्यवस्था सब सरकार करेगी, फीस की सरकार करेगी। आपको तो क्या करना है, सिर्फ उनको अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को कहाँ भेजे, स्कूल में भेजे, बाकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो हमारा जो ये नीति है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो 6 से उठा लिया जाता है, उनकी 14 वर्ष तक सरकार उनका दायित्व करेगी, उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है वो सरकार पूरा करेगी। इसलिए हमारी ये निर्णय रूस और चीन से निर्णय है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को जन्म से उठा लिया जाता है और वहाँ पर राज्य के संरक्षण उनको दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली हम चीन से थोड़ा सा गए हैं। ये बेचारे क्या हुआ था कि बात 78 की है जब वियतनाम में चीन घुस गया था और बाद में अटल जी को अपनी यात्राएं छोड़ के बीच में आनी पड़ी। तो अटल जी ने एक सीख ली यहाँ पर कि भाई क्यों न मैं भी चीन जैसा शक्तिशाली भारत को बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, इसलिए हमको परिवर्तन यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये मैं अपने विचार रख रहा हूँ। हो सकता है कि भाई अलग अलग विचार अलग दावा करते हैं, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रेरणा है अटल बिहारी जी को चीन से लेके आए थे, उसके बाद में 2000 को अवसर आया, उसको लागू कर दिया। तो यानी कि 11 महीने तक तो आपको मैं बता चुका कि शुरू में 8 थे, लेकिन ठंडे बस्ती में डाल दिया गया था। उसके बाद में 57 में समिति थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए। उसके बाद में 11 मौलिक कर्तव्य अटल बिहारी जी ने 2002 में 66 संशोधन के द्वारा लागू किया। अब देखिए, अब भाग 4 तक मौलिक कर्तव्य, अर्थात अब अपना क्या है कि सरकार संविधान ने अधिकार दिए, क्लियर। अब सरकार की ड्यूटीज क्या बनती है लोगों के प्रति, वो डीपीएस में आ जाएगी। उसके बाद में लोगों का भी कुछ कर्तव्य बढ़ जाए सरकार के प्रति। भाई तुम दोगे क्या हमको, तो बोले साहब क्या दोगे, बोले मौलिक कर्तव्य, तो बोले दे दो। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमारे संविधान में भाग 4 में की गई है और उस पर किसी भी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उसका उल्लंघन करता है व्यक्ति, उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। उसके बाद में बच्चों भाग 5 की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। किसकी चर्चा करना चाहता हूँ, भाग 5 की मैं चर्चा करना है। भाग 5 देखिए बच्चों, अब भाग 5 में आपकी सरकारें क्या आएंगी, आपकी सरकारें। तो सरकार अपनी बच्चों 5 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार। कौन सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की बात करना चाहता हूं तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आपकी केंद्र सरकार भाग 5 में। भाग 6 राज्य सरकार। आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो आपकी 151 से लेके 237 तक आपकी राज्य सरकार होगी। तीसरी आपकी यूटी अर्थात केंद्र राज्य सरकार। केंद्र राज्य सरकार आर्टिकल 238। उसके बाद में आपकी पंचायती राज सरकार। पंचायती राज सरकार अनुच्छेद 239। उसके बाद में आपकी जनजातीय सरकार अनुच्छेद 244। अब आपके सामने में 5 प्रकार की सरकार है उनका मैं वर्णन कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता चुका कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी सरकारों का वर्णन किया गया है, तो उनको अब क्रमवार ले रहा हूं। भाग 5 यानी कि आपकी केंद्र सरकार। देखिए बच्चों, केंद्र सरकार की मैं बता रहा हूं। केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से लेके 151। 52 से लेके 151 आपकी केंद्र सरकार होगी। अर्थात केंद्र सरकार में भी कार्यपालिका
विधायिका न्यायपालिका का जिक्र किया है। अब मैं इसको देखो कैसे आपके सामने डिवाइड करता हूँ। इसी में आपकी संसद आ जाएगी, इसी में आपका राष्ट्रपति आ जाएगा और इसी में आपकी न्यायपालिका भी आ जाएगी। तो ये केंद्र सरकार के ही पार्ट हैं। देखिए केंद्र कार्य आर्टिकल 52 से लेके 78, 52 से लेके 78। उसके बाद में आपकी विधायिका, आर्टिकल 79 से 123 तक। उसके बाद में न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से लेके 147। देखिए बच्चों, आपकी केंद्र सरकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का मीन्स जिसमें आपका राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सारे जो मंत्री है आपकी मंत्री परिषद, सारे ऐसे कार्यपालिका में आ जाएंगे। उनका जिक्र है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। उसके बाद में विधायिका, विधायिका से मतलब संसद से भी पढ़ ले सकते हैं कि संसद का जिक्र है 79 में, अर्थात भारतीय संसद होगी जिसके क्या होंगे 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि साहब संसद मिलती है, निम्न में से संसद का गठन होता है। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, दूसरे ऑप्शन मिलेगा आपको राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीसरे मिलेगा राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, एक में मिलेगा आपको राज्यसभा, लोकसभा और आपका राज्यपाल। तो आप क्या करोगे, आप अपने संसद का जब जिक्र आता है तो अपन क्या करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा से ही संसद का तात्पर्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। संसद का मतलब है राष्ट्रपति भी संसद में ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका तात्पर्य ये कि कोई भी कानून बनने के पश्चात में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो कानून का रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए संसद, राष्ट्रपति को भी संसद में शामिल किया जाता है। तो आपको मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि साहब इसमें लोकसभा, राज्यसभा ही होगा। अब आप कह सकते हो कि साहब राष्ट्रपति भी होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि संसद मीन्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, लगभग सबका ज्यादा गलत होने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि क्वेश्चन को जब करते हैं तो उस पर आंखों की पट्टी बांध के क्वेश्चन को करते हैं, तो हम ऑप्शन में जाते नहीं। आपको पहले ऑप्शन मिलता है कि संसद का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा, हम दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, अर्थात उसका आंसर वही रहता है। तो ये एक छकाने वाला क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चों सीधे का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सीधा ही हो, उसको थोड़ा सा डेप्थ में भी दे सकता है, उसको क्वेश्चन को समझना होगा। उसके बाद में आपकी 79 में संसद होगी। ये संसद 79 से 123 तक है, अर्थात 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या है बच्चों? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि 80 में आपकी लोकसभा हो गई और 81 में आपकी 80 में आपकी राज्यसभा हो गई, 81 में आपकी लोकसभा हो गई। उसके बाद में 123 में अध्यादेश। अध्यादेश मीन्स, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद एक अध्यादेश जारी करता है और उसकी अवधि होती है 42 दिन, यानी कि 42 डेज। अर्थात इसमें क्या होता है कि 42 डेज में एक मंत्री परिषद की बैठक बुलानी पड़ती है, अर्थात सत्र अगर नहीं चल रहा है तो वो क्या है कि 6 महीने तक बढ़ जाता है। अर्थात क्वेश्चन ये आता है कि अध्यादेश की अवधि है। ये भी क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, मैं कह सकता हूँ कि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अध्यादेश की अवधि है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि अध्यादेश होता है 6 माह के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं संविधान की मैं चर्चा